हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरव सर की ऑनलाइन पाठशाला। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है क्लास सिक्स्थ का साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। जैसे कि आपको पता ही है, आपका सिलेबस जून से लेके अक्टूबर का है और आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से है। आई होप सबको ये टाइम टेबल मिल ही गया होगा। तो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप के लिए इम्पोर्टेंट है वो है गिव डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। हर्ब्स और श्रब्स के बीच का डिफरेंस बताइए, राइट। हर्ब्स क्या होते हैं? इट इज़ अ स्मॉलर दैन श्रब्स। ये श्रब से छोटे होते हैं और श्रब जो है वो हर्ब से बड़े होते हैं। ये एक तरीके के पौधे की बात हो रही है। हर्ब्स जो होते हैं वो श्रब से छोटे होते हैं। हर्ब्स आप समझ सकते हो कि औषधियाँ, तो औषधियाँ जो होती है उसको हर्ब्स कहते हैं। और श्रब्स जो हैं वो ज़्यादातर डिवाइडर के बीच में जो लगते हैं ना, उसको श्रब्स कहते हैं। ये साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं, ये साइज़ में बड़े होते हैं। शोज़ लेस ब्रांचिंग, इसकी शाखाएं ज़्यादा नहीं होती, जबकि इसकी शाखाएं काफ़ी ज़्यादा होती है और रिजिड भी होती है, उसमें से निकलना मुश्किल होता है। हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम, इसकी जो स्टेम होती है ना वो पतली भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। और यहाँ पे ये जो स्टेम है वो वुडी होती है और हार्ड भी होती है। इट कैन बी इजीली अपरूटेड, इसको उगाना आसान है, इसको उगाना थोड़ा सा मुश्किल है। इजीली अपरूटेड नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है इसका कैरिएंडर और इसका एग्जाम्पल है रोज़ या ऑरेंज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्रब्स और ट्रीज के बीच में डिफरेंस बताइए। जैसे कि श्रब्स की बात करें तो श्रब्स डज नॉट ग्रो टॉल। श्रब्स जो है वो ज़्यादा ऊंचे नहीं हो सकते, एक लिमिट तक ही हाइट उसकी जाएगी, उसके ज़्यादा नहीं होगा। जबकि पेड़ आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। श्रब्स आर नॉट इन अ लार्ज साइज, ये लार्ज साइज में अवेलेबल नहीं होते। टॉल और लार्ज ये दोनों चीज़ें अलग है। टॉल मतलब ऊंचा और लार्ज मतलब चौड़ा। जबकि ये जो है ट्रीज जो है वो लार्ज इन साइज भी हो सकते हैं। हैव वुडी एंड हार्ड स्टेम्स, इसकी जो स्टेम जो होती है वो लकड़ी और मजबूत, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। इट हैज़ अ लार्ज सिंगल ट्रंक, यहाँ पे एक सिंगल ट्रंक ही होती है। इसमें कैसा फैला हुआ होता है, झाड़ी के जैसा। यहाँ पे एक सिंगल ट्रंक ही होता है, स्टेम जो होता है वो सीधा। इट कैन नॉट इजीली अप्रूट, इसको उगाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे रूट्स आर डीपली पेनिट्रेटेड, इसके जो रूट्स है वो ज़मीन में गहराई तक जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है रोज़ एंड ऑरेंज, जैसे कि पहले था। और इसके एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, नीम ट्री और कई सारे पेड़ के नाम भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टैप रूट और फाइब्रस रूट के बीच का डिफरेंस बताइए। टैप रूट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ वन लार्ज एंड लॉन्ग रूट, यहाँ पे एक बड़ा और सबसे लंबा रूट प्रेजेंट होगा। फाइब्रस रूट की बात करें तो यहाँ पे कई सारे पतले फाइब्रस रूट होंगे और छोटे छोटे होंगे। छोटे और पतले फाइब्रस रूट होंगे फाइब्रस रूट के अंदर। टैप रूट की अगर हम बात करें तो रूट आर डीपली पेनिट्रेटेड, यहाँ पे रूट्स जो है वो काफ़ी गहराई तक जाते हैं और यहाँ पे ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते, डज नॉट पेनिट्रेट डीपली। मोस्टली डाइकोट प्लांट हैव अ टैप रूट, ज़्यादातर डाइकोट प्लांट के अंदर ही टैप रूट होते हैं। और यहाँ पे मोनोकोट जो होते हैं उसके अंदर टैप रूट होते हैं। डाई मतलब दो समझ लीजिए, मोनो मतलब एक समझ लीजिए। लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, यहाँ पे पत्ते जो है वो रेटिकुलेट होते हैं वेनेशन के लिए। और यहाँ पे लीव्स हैव पैरेलल वेनिटेशन, यहाँ पे लीव्स जो है वो पैरेलली वेनिटेट होते हैं। एग्जाम्पल है इसका कैरेट, नीम ट्री, और जबकि यहाँ पे है वीट और कॉर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द फॉलोइंग, नीचे दी गई चीज़ों के नाम दीजिए। न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर आवर बॉडी, न्यूट्रिएंट्स हमारे ग्रोथ के लिए और शरीर के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसके लिए ज़रूरी है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर गुड आईसाइट, अच्छी नज़रों के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? विटामिन ए। मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी, ऐसा मिनरल जो हमारी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कैल्शियम। न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स।
विटामिन दैट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज, ऐसा विटामिन जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, दैट इज विटामिन सी। पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड, ऐसा भाग पेड़ का जो ज़मीन के अंदर रहता है, दैट इज रूट्स। अ फूड दैट इज कंप्लीट, ऐसा खाना जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, दैट इज मिल्क। मिल्क अगर पियेंगे तो सारी चीज़ें आपकी मिल जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज दिस डिसीज, विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो दैट इज स्कर्वी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस। न्यूट्रिएंट दैट गिव्स डबल एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले डबल एनर्जी देते हैं, दैट इज फैट्स। वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस दो इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही ज़रूरी सब्सटेंस है पर इसमें से कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, दैट इज वाटर। न्यूट्रिशन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम पनीर, पनीर में से कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई करिए नीचे दी गई चीज़ों को सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के अंदर। सॉल्यूबल मतलब जो पानी में घुल सकता है, इनसॉल्यूबल मतलब जो पानी में नहीं घुल सकता। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप देखिए इसके क्या है। शुगर जो है वो पानी में घुल सकता है तो वाटर सॉल्यूबल, सॉल्ट भी घुल सकता है, हनी भी घुल सकता है। सैंड पानी में नहीं घुल सकती, तेल पानी में नहीं घुलता, चॉक पाउडर भी नहीं घुलता। तो इस तरीके से आपको क्लासीफाई कर देना है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, और ट्रांसल्यूसेंट यानी कि सिर्फ रोशनी हमें उससे दिखाई देती है। तो जैसे कि क्लियर ग्लास जो है, यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस नहीं दिए हैं पर एग्जाम में आपको ऑप्शंस देंगे। जैसे कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं ना आपको ऊपर देंगे, उसके हिसाब से आपको इसको क्लासीफाई करना है। क्लियर ग्लास ट्रांसपेरेंट है, पानी भी ट्रांसपेरेंट है, हवा भी ट्रांसपेरेंट है। ट्रेसिंग पेपर जिसको बटर पेपर वो बोलते हैं, वो ट्रांसल्यूसेंट है। फ्रोस्टेड ग्लास जो है, मतलब ग्लास के ऊपर जब डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो दैट इज़ फ्रोस्टेड ग्लास, वो भी ट्रांसल्यूसेंट है। फॉग यानी कि हवा में फॉग नहीं हो जाता, दैट इज़ ट्रांसल्यूसेंट। ऑयल्ड पेपर, अगर पेपर को तेल वाला आप कर देंगे तो वो भी ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हार्ड मटेरियल कौन से और सॉफ्ट मटेरियल कौन से है। हार्ड मटेरियल में आएगा आयरन, स्टोन, वुड, ग्लास, बोन एंड डायमंड। लोहा, पत्थर, लकड़ी, कांच, हड्डियाँ और हीरा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्ड मटेरियल के अंतर्गत आती है। सॉफ्ट मटेरियल कौन से है, जैसे कि कॉटन, रुई, स्पॉन्ज, स्पंज, क्ले, मिट्टी का क्ले, वैक्स, मोम, फॉर्म आपको पता होगा, और फेदर यानी कि पंख। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट मटेरियल में है। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन करिए नीचे दी गई चीज़ों को व्याख्यायित कीजिए। तो सबसे पहले है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है, अ प्लांट विथ अ वीक स्टेम, ऐसा पौधा जिसकी जो स्टेम है वो कमज़ोर होती है, दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, और वो वर्टिकली नहीं उगती, हॉरिजॉन्टल मतलब सोती सोती आगे बढ़ती है, अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, और विद द सपोर्ट, या फिर उसको सपोर्ट दो तो किसी चीज़ के ऊपर चढ़ सकती है, रेदर देन स्टैंडिंग अपराइट, पर वो सीधा खड़ा नहीं रह सकती। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पम्पकिन, वाटरमेलन और पम्पकिन जो है वो ज़मीन के ऊपर ही फैलते हैं। सोचिए अगर वाटरमेलन का पेड़ होता और अगर वाटरमेलन टूट के आपके सर के ऊपर गिरता तो कितना मज़ा आता। इसीलिए उसको क्रीपर्स कहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर फैलते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द प्रोसेस वेयर ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हरे भरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। अ टाइप ऑफ अ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, इसके अंदर जो खाना बनता है वो जो शुगर है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। यूजिंग सनलाइट, ग्लूकोज को बनाने के लिए कोई भी पेड़ पौधा सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट्स लूज वाटर, जहाँ पे पेड़ पौधे पानी को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, भाप के ज़रिए, फ्रॉम देयर एरियल पार्ट्स, पत्तों के ज़रिए। एरियल पार्ट्स का मतलब होता है वो हिस्सा जो हवा में है, राइट। स्पेशली द लीव्स, स्पेशली बात करें तो लीव्स, पत्ते, थ्रू अ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, उन छोटी छोटी जगहों से जिनका नाम है स्टोमेटा।
ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। स्टेम की अगर हम बात करें तो द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का सबसे मुख्य हिस्सा दैट ग्रोस अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर उगता है, सपोर्ट्स द लीव्स, पत्तों को सपोर्ट करता है, फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, फ्रूट्स को सपोर्ट करता है, और यहाँ तक कि पानी को भी ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर, एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को भी लाता ले जाता है बिटवीन द रूट्स, रूट्स के साथ, और अदर प्लांट ऑफ पार्ट्स, मतलब प्लांट के दूसरे हिस्सों तक ले जाने का काम भी करता है, दैट इज अ स्टेम। हर्ब्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लांट, ऐसे छोटे पौधों का ग्रुप विथ अ सॉफ्ट, जिनके पास हो सॉफ्ट ग्रीन हरा, एंड नॉन वुडी स्टेम, जिसकी स्टेम जो है वो लकड़ी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती है, दैट यूजुअली डजेंट ग्रो वेरी टॉल, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं होती, उन चीज़ों को हर्ब्स कहा जाता है। ज़्यादातर औषधियाँ जो होती है ना, उसको हर्ब्स ही हम कहते हैं। चलिए, रूट्स क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर फैलता है, टू एंकर इन इट, एंकर का मतलब होता है फंसाना, जैसे कि बड़े बड़े जहाज़ होते हैं ना, उसके अंदर एंकर आता है, इस तरीके का आपने देखा होगा, राइट, ऐसा एंकर आता है। तो एंकर का काम क्या होता है, जहाज़ को एक जगह पे रोके रखना। उसी तरीके से पौधों को एक जगह पे रखने के लिए रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर एंकर हो जाते हैं इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर, एंड एब्जॉर्ब वाटर, और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी में से, उस चीज़ को हम कहते हैं रूट्स। श्रब्स क्या होते हैं, अ मीडियम साइज, जिनकी साइज मीडियम हो, वुडी प्लांट दैट इज स्मॉलर देन अ ट्री, और उनका जो वुडी प्लांट जो है वो ट्री से छोटा होता है और हब से बड़ा होता है। डिफर फ्रॉम अ ट्री, ट्री से वो कैसे अलग है, हैविंग अ मल्टीपल स्टेम, ट्री के पास एक ही स्टेम होता है, जबकि इसके पास मल्टीपल स्टेम्स होते हैं, झाड़ी के जैसे। ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और वो ग्राउंड से ही फैलने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल ट्रंक, सिंगल ट्रंक के जैसे नहीं, उससे ऑपोजिट वो फैलने लगते हैं हर जगह पे, मल्टीपल स्टेम्स होते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है श्रब्स। ट्रीज किसको कहेंगे, अ लार्ज टॉल प्लांट, बड़ा और लंबा पेड़, दैट हैज़ अ सिंगल, जिसके पास सिंगल हार्ड मजबूत वुडी लकड़ी वाला स्टेम हो, कॉल्ड अ ट्रंक, जिसको हम ट्रंक कह सकते हैं, विच सपोर्ट्स द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस यानी कि शाखाओं को सपोर्ट करता है, विथ लीव्स अबोव द ग्राउंड, जो हवा के ऊपर, पूरे पेड़ का सपोर्ट कौन करता है, ट्रंक, एंड स्प्रेड्स आउट इन द अपर पार्ट, और ऊपर के तरफ ज़्यादा फैलता है, उस चीज़ को हम कहते हैं ट्री। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ मडी वाटर, आप कैसे मिट्टी वाले पानी में से साफ पानी को अलग करेंगे। फर्स्ट अलो द मडी वाटर टू सेटल सो द हैवियर मड पार्टिकल्स सिंक टू द बॉटम, सबसे पहले जो भी मिट्टी वाला पानी है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए बिना डिस्टर्बेंस के, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो इनसॉल्यूएबल होती है पानी के अंदर, इसीलिए वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगी। इसी चीज़ को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। देन केयरफुली पॉवर ऑफ द क्लियर वाटर फ्रॉम द टॉप, और बाद में जब सारी मिट्टी नीचे बैठ जाए तब हल्के हाथों से ऊपर जो साफ पानी है उसको दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर दीजिए, विदाउट डिस्टर्बिंग द मड, इस तरीके से कि मिट्टी डिस्टर्ब ना हो। तो इस घटना को हम कहते हैं डिकेंटेशन। क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। फाइनली पास दिस कलेक्टेड वाटर, बाद में ये जो पानी है उसको कलेक्टेड वाटर को अलग कर दीजिए फिल्टर पेपर के ज़रिए, इसको डबल फिल्ट्रेशन कह सकते हैं कि पहले तो पानी को हमने डिकेंटेशन से अलग किया, बाद में थोड़ा बहुत कचरा बच गया हो तो उसको फिल्टर पेपर से साफ़ कर दिया फनल बना के, टू रिमूव एनी रिमेनिंग फाइन पार्टिकल्स, ताकि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो भी निकल जाए। यील्डिंग क्लियर वाटर, फिल्ट्रेशन, यहाँ पे जो पानी हम फिल्टर के ज़रिए साफ़ कर रहे हैं उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो एक ही सवाल में 3 डेफिनेशन आपकी आ रही है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेकंड, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स, हमारी कोनी जो है वो आगे की तरफ ही क्यों मुड़ती है, पीछे की तरफ क्यों नहीं मुड़ती। आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स, हमारी एल्बो पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती, बिकॉज इट हैज़ अ हिंग जॉइंट, क्योंकि इसके पास ना हिंग जॉइंट होते हैं। हिंज बोलो या हिंग बोलो दोनों सेम ही है।
हिंज का मतलब होता है जैसे दरवाजे पे हिंज होते हैं जो दरवाजे को फ्रेम के साथ पकड़ के रखता है, तो दरवाज़ा आप देखो एक ही तरफ खुल पाता है। उसी तरीके से सेम जॉइंट्स हमारी कोनी में भी होती है जो एक ही तरफ उसको खुलने के लिए ऑपरेट करती है, तो इसी वजह से हम उल्टी कोनी नहीं घुमा सकते। थर्ड है हाउ डू स्नेक्स मूव, सांप जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। स्नेक्स मूव बाय यूजिंग देयर रिब्स, स्नेक्स जो है वो अपने पेट के ऊपर चलते हैं रिब्स के सहारे, राइट। स्केल्स एंड मसल्स, रिब्स का इस्तेमाल करते हैं, स्केल्स चमड़ी का इस्तेमाल करते हैं और मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव अ यूनिक वे ऑफ लोकोमोशन, उनका आगे बढ़ने का बहुत ही यूनिक तरीका है। दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्शन, जो कि इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना एंड रिलैक्सेशन यानी कि फैलना ऑफ मसल्स अलोंग देयर बॉडीज, वो ये चीज़ सिकुड़ना और रिलैक्स होना अपने मसल के ज़रिए कर पाते हैं जो उनके शरीर में होते हैं। विच वर्क्स इन कंजक्शन विद देयर रिब्स, जो कि उनके रिब्स के साथ कंजक्शन जुड़ा हुआ होता है, एंड स्केल्स टू अ प्रोपेल देम फॉरवर्ड, और इस तरीके से होता है ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ डज अ फिश स्विम, मछली कैसे तैरती है। टू स्विम अ फिश यूजेस इट्स बॉडी, मछली तैरने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करती है, टेल का इस्तेमाल करती है और फिन्स का इस्तेमाल करती है। इन अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, और ये तीनों का इस्तेमाल एक कोऑर्डिनेशन में करती है। द फिश स्ट्रेमलाइन बॉडी, मछली की जो पतली और लंबा शरीर होता है, एंड पावरफुल मसल्स, और मसल्स काफ़ी पावरफुल होते हैं इसलिए मछली को पकड़ना मुश्किल है हाथों से। हेल्प इट टू ग्लाइड थ्रू वाटर, और इसी की वजह से वो पानी में ना ग्लाइड कर सकती है। ग्लाइड करना मतलब तैरना। विथ लिटिल रेजिस्टेंस, हाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगता है बट वैसे तो वो बहुत ही स्मूथली तैर सकती है। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, आप मिट्टी को और पानी को कैसे अलग कर सकते हैं। बाय अलाउिंग द सैंड टू सेटल, सबसे पहले मिट्टी और धूल को सेटल होने दीजिए सेडिमेंटेशन के ज़रिए। एंड देन पावरिंग ऑफ द वाटर, और उसके बाद जो ऊपर वाला साफ पानी है उसको डिकेंटेशन से अलग कर दीजिए। बाद में आप चाहे तो फिल्टर पेपर से फिल्टर भी कर सकते हैं, जो आगे हमने लिखा सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है लागू। चलिए, व्हाट इज़ सीविंग, सीविंग क्या होता है, वेयर इज़ इट यूज्ड, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सीविंग इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज, सीविंग जो है वो एक ऐसा तरीका है जिससे आप सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं उनके साइज के आधार पे। यूजिंग अ sieve to let smaller particles pass through while retaining larger ones, इसमें क्या होता है छोटे पार्टिकल्स जो है वो पास थ्रू आगे बढ़ जाते हैं जबकि जो बड़े चीज़ होती है वो रह जाते हैं। एग्जाम्पल टू सेपरेट सैंड फ्रॉम अ ग्रावेल, फॉर एग्जाम्पल जब किसी का मकान बन रहा होता है तो आपने देखा होगा कि मज़दूर क्या करते हैं, वो रेत को ना एक झाली के ऊपर डालते हैं, तो छोटी रेत जो होती है वो अलग हो जाती है और बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो इसी चीज़ को हम सीविंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रोसेस, नीचे दी गई प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर स्टेम का क्या काम है, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इसके हैं, इट कीप्स द प्लांट अपराइट, वो पेड़ पौधों को खड़ा होने में मदद करता है। इट कंडक्ट्स वाटर, ये पानी को ऊपर नीचे जाने देता है, मिनरल्स को ऊपर नीचे जाने देता है, रूट से लेके पौधे के सारे हिस्सों तक। और तीसरा है सम स्टेम्स स्टोर फूड मटेरियल, और यहाँ तक कि कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो खाने को स्टोर करते हैं, जैसे कि कैक्टस जो है ना उसका स्टेम जो होता है वो खाना स्टोर भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड की बात करें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीव्स इन द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर पत्तों का क्या काम है। सबसे पहला काम है फोटोसिंथेसिस करना, सूरज की रोशनी से, न्यूट्रिएंट से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाना, ग्लूकोज बनाना, राइट। दूसरा है रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। तो स्टोमेटा, जैसे हमारी नाक होती है पेड़ पौधों में होता है स्टोमेटा, जो गैस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचता है और ऑक्सीजन को बाहर डालता है, राइट। तीसरा है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन अब भी हमने पढ़ा था, जब स्टोमेटा जो है वो पानी खींच के बाहर निकलता है उस चीज़ को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और उसी की वजह से रूट्स में से पानी और न्यूट्रिएंट्स पेड़ खींच सकता है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है
कि ट्रीज लूज वाटर टू गेन वाटर, पेड़ जो है वो पानी को लूज करते हैं ताकि पानी पा सके, तभी ट्रांसपिरेशन होगा, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सीपल्स, प्रोटेक्ट द बर्ड, बर्ड को प्रोटेक्ट करती है। दूसरे है पेटल्स, पत्ते, अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स यानी कि भंवरे, मक्खियाँ, इन सबको अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा है स्टीमेंस, प्रोड्यूस पॉलन, जो पॉलन प्रोड्यूस करता है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, असेक्सुअल। और है कापेल्स, कापेल्स कंटेन्स ओव्यूल्स टू बी फर्टिलाइज टू प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स, और इसी में अगर ये फर्टाइल होते हैं तब जाके वो सीड, बीज या फ्रूट बन सकते हैं। What are transparent objects? Give two examples. Transparent objects क्या होते हैं? Object that allow light to pass through them. ऐसी चीज़ें जो रोशनी को अपने आर पार जाने दे, उन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। Enabling us to see objects on the other side clearly. और इसी की वजह से हम आमने सामने अगर कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ रखी हो तो उसको आराम से देख सकते हैं, जैसे कि साफ पानी हो गया, साफ कांच हो गया, विंडो पैन हो गया, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, गिव टू एग्जांपल्स। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स दैट कंप्लीटली ब्लॉक द पैसेज ऑफ लाइट, ऐसी चीज़ें जो रोशनी को पूरी तरीके से रोक दे, प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम सीइंग थ्रू देम, उसके आर पार ना देख सके, ऐसी चीज़ों को ओपेक कहा जाता है। जैसे कि वुडन डोर, लकड़ी का दरवाज़ा, या फिर दीवार, दीवार के आसपास आप नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते। लिस्ट आइटम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, ऐसी आइटम्स के नाम बताओ जो पानी के ऊपर तैरती है। लकड़ी तैरती है, प्लास्टिक की बोतल तैरती है, बर्फ़ तैरती है, पेपर तैरता है, पत्ते तैरते हैं। इसके अलावा भी जितने भी एग्जाम्पल आप चाहते हो लिख सकते हो। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, आप कुकिंग करते वक्त दाल में से कचरा कैसे निकालते हो? वी सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग बाय विनोविंग, विनोविंग के ज़रिए। विनोविंग में क्या होता है, आप पंखे के सामने उसको गिराते हो ताकि हल्के जो चीज़ें हैं वो निकल जाए, हस्क जो है वो निकल जाए। वो विनोविंग करने के बाद वी नीड टू वॉश द पल्सेस विथ वाटर, दाल को आपको पानी से धोना पड़ता है। हस्क और डर्ट पार्टिकल्स बीइंग लाइटर कीप फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, और अगर कोई हस्क बच गया है या डर्ट बच गया है तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। एंड पल्सेस ग्रेन विल सेटल डाउन, और पल्सेस यानी कि दाल जो है वो नीचे बैठ जाएगी। सो वी कैन ईजिली रिमूव देम बाय डिकेंटेशन, डिकेंटेशन मतलब ऊपर का कचरा आप निकाल लो, दैट इज डिकेंटेशन। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर, ये तो सेम सवाल ही था। वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर यूजिंग प्रोसेस लाइक सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। वाह, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, यहाँ पे डिकेंटेशन भी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम इनेबलिंग अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड क्लियरली। अभी जो था सेम टू सेम ही है। लाइट फॉलो स्ट्रेट पाथ अलाउिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज, क्लियर वाटर, हाँ सेम टू सेम। ट्रांसल्यूसेंट भी सेम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओपेक भी अभी हमने जो डिस्कस किया सेम ही है। एक बार बस आप, मैं चाहता हूँ अच्छे से पढ़ ले और ज़रूरत हो तो लिख भी ले, ताकि एग्ज़ाम के वक्त आप समझ पाए। लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, पढ़ा हुआ कम याद रहता है। चलिए नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस भी अभी मैं समझा चुका हूँ, सेम ही चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, उसी चीज़ को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। डेफिशिएंसी डिसीज़ को मैं समझा देता हूँ, किसी भी चीज़ की कमी होने की वजह से होने वाली बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि इट ऑकर व्हेन द बॉडी लैक्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये तब होता है जब शरीर में जो ज़रूरी एसेंशियल यानी कि ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जब लंबे वक्त तक ये ना मिले या फिर आप एक ही किस्म का खाना खाए, तब ये चीज़ हो सकती है, लीडिंग टू अ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दिस डिसीजेज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, ये ऐसी बीमारी है जो छूने से या छींक खाने से नहीं फैलती। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप ठीक से खाना खाते हो जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, रफेज हो और वाटर हो, तो आपको ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट,
बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर एंड वाटर एक सही मात्रा में हो, ना ज़्यादा ना कम, ताकि हमारा शरीर प्रॉपरली काम कर सके। अ सिंगल फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल, आप आलू ही खा रहे हो, बैंगन नहीं खा रहे हो या पालक नहीं खा रहे हो, तो आपको लंबे वक्त में ये सारी बीमारियां हो सकती है। वैरायटी ऑफ फूड मस्ट बी कंज्यूम। आपको अलग अलग किस्म का खाना खाना ही चाहिए। अलग अलग किस्म का मतलब ये नहीं कि आज वड़ा पाव खाया तो कल पिज्ज़ा खाया, वैसे नहीं। सारी हरी भरी सब्जियां, अलग अलग सब्जियां, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, खानी ही चाहिए। इट एंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और अगर आप सारी सब्जियां अच्छी मात्रा में खाते हैं तो आपका शरीर जो है वो हेल्दी होगा, हाइट भी अच्छे से बढ़ेगी, बॉडी भी अच्छी होगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हेल्थी लाइफ होगी। ट्रीज़ के बारे में शॉर्ट नोट। और ट्रीज़ इज़ अ लॉन्ग लिव्ड टॉल वुडी पार्ट। हाँ, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने जो किया सेम ही चीज़ है। एक बार बस आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट। पार्ट ऑफ फ्लावर्स के बारे में भी अभी हमने जो किया वो सेम टू सेम ही है। एक बार पढ़ लीजिए, ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिए। गिव रीज़न, कारण दीजिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हाँ, अलग अलग विटामिन्स हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स अस मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। अगर हम अलग अलग विटामिन्स लेंगे तो हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन करेगा, और ऑल्सो टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, और बीमारियों से भी बचाएगा। मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट डाइट। दूध जो है वो संपूर्ण आहार माना जाता है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि इसमें सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सच एज शुगर्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, पर आपको दूध उबालना नहीं चाहिए। अगर आप उबालेंगे ना तो इसमें से काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं, राइट? प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। उबालना मतलब गर्म करना, ठीक है, गर्म करके थोड़ा सा उसको ठंडा कर दीजिए, पर उबालना नहीं है। और अगर आप पैक ही ला रहे हैं दूध, थैली वाला दूध ही ला रहे हैं, तो उसको तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पेस्चराइज्ड होता है, उसको डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है। और अगर आप भैंस या गाय का दूध ला रहे हैं तो वो डायरेक्ट निकला हुआ होता है, तो उसको बस गर्म करना होता है, उबालना नहीं होता। अगर उबालेंगे तो इसमें से काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर एसेंशियल इन अवर डाइट। अलग अलग किस्म का खाना हमारे फूड में ज़रूरी है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए, ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिए। नेक्स्ट। किड्स शुड बी अलाउड टू प्ले इन माइल्ड सनलाइट। छोटे बच्चों को हल्की रोशनी में, धूप में खेलने देना चाहिए। क्योंकि हल्की रोशनी मतलब सुबह की और शाम की, राइट? सुबह की ज़्यादा प्रेफरेबल है, बट शाम की भी रोशनी, संध्या समय बोलते हैं ना, प्रभात और संध्या। हाँ, ये लड़के लड़कियों के नाम नहीं है, सिचुएशन है। ठीक है, उगते सूरज और डूबते सूरज। तो सनलाइट एक्सपोजर इज़ नीडेड। सूरज के एक्सपोजर जो है वो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें से मिलता है विटामिन डी, जो कि स्किन के लिए अच्छा है। विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। और अगर विटामिन डी सही मात्रा में हो तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकता है और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट मेक्स हेल्दी बोन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। और उसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत रहती हैं, अच्छी रहती हैं। फिफ्थ, डिफिशियंसी डिसीजेस आर सीन इन सम चिल्ड्रन। कुछ बच्चों के अंदर डिफिशियंसी डिसीज देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन प्रीफर मोर जंक फूड। आहा, वही बात आ गई जिसके बारे में बता रहा था कि आजकल के बच्चे जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, विच आर लैकिंग एसेंशियल्स, जिसके अंदर स्वाद तो होता है बट एसेंशियल चीज़ें नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, विटामिन्स नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते। इसी की वजह से न्यूट्रिएंट की लंबे वक्त तक कमी होने की वजह से या तो बच्चे नाटे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, या तो उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आती, या तो फिर कोई और बीमार रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर आपको जंक फूड अच्छा लगता है तो चाव से खाइए। 100 साल किसको जीना है, 10-20 साल जिएंगे तो भी चलेगा। चिल्ड्रन शुड कीप अ हैबिट ऑफ सिटिंग स्ट्रेट। बच्चों को सीधे बैठने की आदत रखनी चाहिए। क्यों भाई?
सिटिंग स्ट्रेट इज़ अ गुड पॉस्चर ऑफ बॉडी, ये जो है वो शरीर का सबसे अच्छा पॉस्चर है। इट हेल्प्स इम्प्रूव ब्रीथिंग, अगर आप सीधे बैठते हैं तो सांसें अच्छे से ले सकते हैं, डाइजेशन अच्छे से चलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, विच आर गुड फॉर चिल्ड्रन। और क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो अगर वो सीधे बैठते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है और शरीर भी अच्छा रहता है। इट सपोज देयर फिजिकल डेवलपमेंट बाय प्रिवेंटिंग स्पाइन कर्वेचर एंड बैक पेन। और अगर वो सीधे बैठते हैं तो उनकी कमर जो है वो बचपन से मुड़ेगी नहीं, बूढ़े की तरह नहीं दिखेंगे, और बैक की तकलीफ जो है, बैक पेन जो है वो भी नहीं होगा। चलिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शुड बी टेकन इन डाइट, खाने में हरी पत्तियों वाली सब्जियां खानी चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर रिच विथ एसेंशियल विटामिन्स, क्योंकि हरी सब्जियों के अंदर विटामिन्स भर भर के होते हैं, मिनरल्स भर भर के होते हैं, फाइबर भर भर के होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हेल्प्स टू बूस्ट इम्यूनिटी, और इसी की वजह से आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो अच्छी रहती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, और हेल्दी बोन्स और स्किन रहती है, स्किन भी अच्छी सी रहेगी आपकी, ग्लो करेगी। दिस आर लो इन कैलोरीज, इसके अलावा इनकी कैलोरी कम होती है और फैट भी कम होता है, तो आप मोटे भी नहीं होंगे। सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, तो आपको मोटापा भी नहीं होगा। एथ, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अदर साइड ऑफ द वॉल कैन नॉट बी सीन, दीवार के दूसरी तरफ खड़ा आदमी हम नहीं देख सकते या वो हमें नहीं देख सकता, क्योंकि वॉल्स आर ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक लाइट एंड लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो रोशनी को रोक देता है और रोशनी सीधी रेखा में ही चलती है, तो अगर कोई दीवार के पीछे खड़ा हुआ है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, आंसर दीजिए नीचे दिए गए सवालों का। राइट द पर्पस फॉर विच वी डू सेपरेशन, सेपरेशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इट हेल्प्स टू रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो हार्मफुल है या अनवांटेड है, ऐसी चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। यूज़फुल कंपोनेंट जो है वो मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं, जैसे कि पत्थर निकालना दाल में से या सीरियल्स, अनाज में से, राइट, क्योंकि पत्थर आपके मुंह में आ गया चबाते वक्त और दांत में ठंग करके आपको सनसनाहट हो गई तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए फिल्ट्रेशन अच्छा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को समझाइए। फिल्ट्रेशन सेपरेट प्रोसेस दैट रिमूव्स सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लूइड, फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम पानी में जो इनसॉल्युएबल पार्टिकल्स हैं जो नहीं घुलते उसको हम फिल्टर से छान सके, जैसे कि हम चाय पत्ती को नहीं छानते छलनी से, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। गैस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ पोरस फिल्टर, जिसमें फिल्टर जो होता है वो पोरस होता है, विच रिमेन्स द सॉलिड वाइल अलोविंग द फ्लूइड टू पास थ्रू, तो फ्लूइड जो है वो पास थ्रू हो जाता है और वो जो कचरा है वो अटक जाता है। थर्ड, रीना अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, रीना हमारे स्कूल में ऐसे कोई स्टूडेंट है नहीं, पर मान लेते हैं कि है, तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर है, व्हाट रेमेडीज वुड यू सजेस्ट टू हर टू स्ट्रेंथन हर बोन्स, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे ताकि उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएं? पहला है कैल्शियम रिच खाना खाइए, दूध खाइए, केले खाइए, राइट। एंश्योर इनफ सनलाइट एक्सपोजर, धूप में बैठिए पर सुबह की और शाम की, दोपहर की धूप में मत बैठिए, उससे कुछ और बीमारियाँ हो जाएगी। एनकरेज टू डू एक्सरसाइज, और उसको बोलिए कसरत करे, गेंडे की तरह बैठ ही ना रहे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, इस चीज़ को हम कर चुके हैं तो वापस से इसको रिपीट नहीं करेंगे, खामखा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आप चाहे तो एक बार इसको पढ़ लीजिए और हो सके तो लिख लीजिए। फिफ्थ है, हाउ विल यू मेक अ पेपर ट्रांसल्यूसेंट, पेपर को कैसे ट्रांसल्यूसेंट, अर्ध पारदर्शक बना सकते हैं? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, तेल ले लीजिए, ग्रीस ले लीजिए, फैट ले लीजिए और इसको पेपर के ऊपर घिस दीजिए, विच फिल्स द टाइनी पोर्स बिटवीन द पेपर फाइबर्स, जो कागज़ के बीच में जो छोटे छोटे छेद होंगे ना उसको भर देगा। दिस प्रोसेस अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, और क्योंकि वहाँ पे लिक्विड चला गया है तो कुछ कुछ रोशनी पेपर के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है और इसको ट्रांसल्यूसेंट बना देगी, विच मीन्स यू कैन सी थ्रू इट बट नॉट क्लियरली, मतलब रोशनी दिखाई देगी पर पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश, अ स्टूडेंट इन योर क्लास, महेश भी हमारे क्लास में नहीं है और मोटा तो ज़रा भी नहीं है, पर मान लेते हैं कि है। सो व्हाट चेंजेस ही शुड डू इन हिज डाइट, तो उसको अपने खाने में क्या फ़र्क करना चाहिए मोटे महेश को? तो मोटे महेश को अगर वो ओवरवेट है तो ही शुड नॉट ईट आउटसाइड फूड, पहले तो जंक खाना बंद करे, जंक का मतलब होता है कचरा, आपको ना मालूम हो तो बता दूँ।
ही शुड रिड्यूस अनहेल्दी स्नैक्स, और जो ऐसा नाश्ता जो अनहेल्दी है, कुरकुरे पैकेट्स, ये बाहर का जो पैकेट्स में आता है ना, वो सारा खाना वो बंद करे। शुगरी ड्रिंक्स, लोगों को आजकल बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है, उनको लगता है उनसे वो कूल दिखते हैं, पर उनको नहीं लगता कि वो इससे बेवकूफ़ लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है। एंड प्रोसेस्ड फूड्स, अच्छा ये प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है जो प्रोसेस हो के बना हुआ है, जैसे कि पाव हो गया, ब्रेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड होती है, ठीक है। तो प्रोसेस फूड को खाना छोड़ना चाहिए। टेक होल फूड्स लाइक फ्रूट्स, पूरा खाना खाना चाहिए, जैसे कि फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, होल ग्रेन्स पूरे अनाज खाने चाहिए, दाल खानी चाहिए। अवॉइड जंक फूड, बाहर का कचरा खाना खाना बंद करिए, तो मोटा महेश जो है वो पतला और हेल्दी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, वाई शुड वी टेक बैलेंस डाइट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। वेयर डू यू सी मेथड्स ऑफ सेपरेशन बीइंग यूज्ड इन योर हाउस, आप अपने घर पे सेपरेशन वाली मेथड कहीं पे देखते हैं? अगर देख रहे हैं तो बताइए। तो हाँ, सबसे पहले मम्मी को देखते हैं हैंड पिकिंग करते वक्त, जब भी वो दाल साफ़ करती हैं तब वो पत्थर जो है वो निकाल देती है, राइट, राइस में से। थ्रेशिंग आपने देखा होगा, जब ग्रेन्स को स्टॉक में से, शायद नहीं देखा होगा थ्रेशिंग, ये पुराने वक्त पे महिलाएं करती थी। ग्रेन्स को जो है वो स्टॉक्स में से अलग करती थी, स्टॉक्स मतलब उसका जो कवर होता है ना, उसको स्टॉक्स कहते हैं। सीविंग शायद आपने देखा हो, व्हीट फ्लोर टू रिमूव ब्रैन, सीव करना, इसके बाद आगे भी हमने बात की थी, वही सीविंग, राइट। उसके सहारे विनोविंग भी शायद आपने नहीं देखा होगा, गांव वगैरह में विनोविंग हर घर पे होता है, उसमें चेयर के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं और एक बड़ा सा सुपड़ी जैसा होता है और उसके अंदर वो ऐसे ऐसे हिला के उसको डालते हैं, तो पंखे के सामने, यहाँ पे पंखा होता है, यहाँ पे कुर्सी पे वो लोग खड़े हो जाते हैं, राइट, और उनके हाथ में ऐसा सुपड़ी जैसा होता है और उसको वो गिराते हैं, तो पंखे की हवा की वजह से हल्की चीज़ें अलग हो जाती हैं। अरे बाप रे, कहाँ, इसको वापस कैसे ले भाई, रुक जाओ। कहाँ चले गए हम, हाँ ओके, इसको मूव करना है तो चलिए छोड़िए, उसको मूव नहीं करना है, भले ही रहा वो। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे हल्की चीज़ें जो हैं, अरे बाप रे, रुक जाओ भाई साहब, हाँ, हल्की चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती है और भारी चीज़ें यहाँ पे जमा हो जाती है, राइट, हल्की चीज़ें उड़ के उस तरफ चली जाती है, इसी चीज़ को विनोविंग कहा जाता है। उसके अलावा फिल्ट्रेशन आपने हर घर में देखा ही होगा, चाय को छालने वक्त जो छन्नी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्टिविटी, एक्टिविटी समझाइए। चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये बहुत ही मज़ेदार है, कैसे हम स्टार्च को प्रेजेंट है या नहीं चेक कर सकते हैं। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू अ स्मॉल पीस ऑफ द फूड आइटम, किसी भी खाने की चीज़ के अंदर 2-3 बूंदे डाइल्यूट मतलब कमज़ोर आयोडीन सॉल्यूशन की डालिए, तेज़ आयोडीन सॉल्यूशन थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, इसलिए डाइल्यूट मतलब घुला हुआ, पानी में ज़्यादा पानी और कम सॉल्यूशन होना उसको डाइल्यूट कहा जाता है। उसके बाद इफ़ द फूड आइटम टर्न्स ब्लू और ब्लैक, अगर वो खाने की चीज़ ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की हो जाती है तो उसके अंदर स्टार्च है, अगर कलर चेंज नहीं होता है तो स्टार्च नहीं है, बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्टिविटी टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फैट, फैट को कैसे चेक कर सकते हैं। कोई भी रब स्मॉल अमाउंट ऑफ द फूड सैंपल, किसी भी खाने को किसी एक कागज़ के ऊपर आप इसको घिसिए और उसको सूखने दीजिए, अगर सूखने के बाद वो तेल उसके ऊपर चिपका हुआ दिख रहा है आपको तो फैट है, अगर तेल चिपका हुआ नहीं दिख रहा तो फैट नहीं है, राइट। चलिए आगे, एक्सप्लेन द एक्टिविटी टू चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन प्रेजेंट है उसके लिए टेस्ट बताइए। तो कोई भी खाने का सैंपल ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब जानते हैं ना, इस तरीके की टेस्ट ट्यूब आती है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड शेक वेल टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, इसके अंदर फूड सैंपल डाल के पानी डालने के बाद अच्छे से शेक कर लीजिए। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, 2 चीज़ें डालनी है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालना है।
अगर मिक्सचर जो है वो वायलेट कलर का हो जाता है तो फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन है, अदरवाइज नहीं है। राइट, कौन सी चीज़ें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, और कॉपर सल्फेट डालना है। राइट, कॉपर सल्फेट कितना डालना है, 2 ड्रॉप, और कॉस्टिक सोडा कितना डालना है, 10 ड्रॉप, दोनों मिला के 12 ड्रॉप और कुछ पानी। राइट, और फूड सैंपल। राइट, तो प्रोटीन्स का भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, लेबल द डायग्राम्स। आपको डायग्राम दे दी गई होगी, आपको बस लेबल करना है। राइट, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि फ्लावर, बड, लीफ, स्टेम, यहाँ पे लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ है, लीफ एपेक्स, लीफ मार्जिन, वेन, मिड वेन, लीफ ब्लेड, पेटियोल, स्पेट्यूल, लीफ बेस। फिर उसी तरीके से विनोविंग के प्रोसेस में सीड, हस्क, ग्रेन, मैं बता रहा था ना विनोविंग, अभी वही है। फिर फ्लावर के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल, ओवरी, रेसिप्टेल, रेसेप्टिकल, फिलामेंट, एंथर एंड पेटल। राइट, फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थाई बोन एंड हिप बोन। राइट, ये सारी चीज़ें आपको बस लेबल करनी होगी, फिगर आपको दे दी गई होगी। तो इसी के साथ आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक था होता है ख़त्म। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर से करें, आपके दोस्तों तक जो पास होना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर से करिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।